Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you all daily current analysis covering 27th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. दिस कैन बी कवर्ड इन जीएस पेपर 3 अंडर द टॉपिक ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स. In this article, the issue of wheat purchase has been described, put into light. Now, इससे पहले कि हम ये आर्टिकल देखें, we will follow some context of it. So recently, because of Russia-Ukraine conflict, this has affected the world's food security as well. रशिया-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाई गई हैं और जो डिसरप्शन यहाँ पे हुई है, इसकी वजह से रशिया और यूक्रेन और इसके अलावा भी हमारा जो ब्लैक सी रीजन है वहाँ से जो वीट एक्सपोर्ट होना था वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है. एंड इससे बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट हुई है, स्पेशली दोज हु आर इन अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया. तो ये जो एक तरह से हमारी जो ग्लोबल वीट सप्लाई थी, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इस ग्लोबल वीट सप्लाई के अंदर डिसरप्शन हो चुकी है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ ओपन्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, स्पेशली द इंडियन ग्रेन्स टू एक्सपोर्ट. एंड जो इंडिया के जो ग्रेन एक्सपोर्टर्स हैं, दे हैव बीन आइंग स्पेशली ऑन द गिवन डोमेस्टिक सरप्लस अवेलेबिलिटी ऑफ द सीरियल. डोमेस्टिकली वीट हमेशा सरप्लस में रहता है, तो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए ये इंडिया के जो ग्रेन एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आती है. इंडिया की अगर हम वीट प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करें, सो इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अराउंड 112 million tons of wheat. 112 million tons of wheat this year. एंड गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए जो वीट चाहिए दैट इज़ अराउंड 24 to 26 million tons. सो वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास सरप्लस में क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है. गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी के लिए जितना चाहिए वो भी हमारे पास है. तो इसको देखते हुए हमारा जो इंडिया से जो वीट एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है. इससे पहले अगर हम इंडिया से जो वीट एक्सपोर्ट हुआ है अगर इसका हम स्टेटस देखें तो ईयर 2021 एंड 2022 में जो वीट एक्सपोर्ट था दैट वाज एस्टिमेटेड अराउंड 7.85 मिलियन टन्स. तो 2021 एंड 2022 में हमारा 7.85 मिलियन टन्स का जो एक्सपोर्ट है वो हुआ है. एंड इससे पहले अगर हम 2020 एंड 21 की बात करते तब हमारा जो एक्सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 21 मिलियन टन्स. तो ऑलमोस्ट ये क्वाड्रपल हो चुका है. इट हैज़ ऑलरेडी क्वाड्रपल्ड इन द लास्ट ईयर ओनली. एंड इस साल ये एक्सपेक्टेड है कि फ़िलहाल जो हमारा करंट ईयर है इस फिस्कल के लिए जो हमारा एक्सपोर्ट होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 10 मिलियन टन्स. एंड ये 10 मिलियन टन्स इज इक्वल टू $3 बिलियन. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाई इंडिया. नाउ वी आर सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर टर्निंग टू इंडिया. एंड इंडिया के पास वीट एक्सपोर्ट करने के लिए जो कुछ मेजर यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि वी हैव कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. देन जो क्वालिटी है वो भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. सो देयर शुड बी एक्सेप्टेबल क्वालिटी. एंड प्लस जो इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस. वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ wheat surplus. एंड इसके अलावा देर आर जियोपॉलिटिकल रीजंस जो कि हमने डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से
इंडिया से वीट एक्सपोर्ट का जो टेंडेंसी है, जो पोटेंशियल है, वो बढ़ चुका है। कौन कौन सी न्यू मार्केट्स इंडिया केटर कर सकता है? न्यूज़ में आया है इजिप्ट का नाम, इजिप्ट, फॉलोड बाय जॉर्डन, एंड देन देयर कंट्रीज इन ईस्ट अफ्रीका। इन सब को हम बेनिफिट कर सकते हैं। इंडिया की जो वीट है, इन सब के लिए सोर्स ऑफ फूड ग्रेन बन सकती है। एंड एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, दे हैव इवन पुट इन प्लेस एन इंटरनल मैकेनिज्म, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये फैसिलिटेट हो सके। जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी एप्लीकेशंस हैं उसको लेकर पेपर वर्क रेडी किया गया है, ताकि जो शिपमेंट्स हैं वो इजीली फैसिलिटेट हो सके। रेलवेज़ को भी इट हैज़ प्रोवाइडिंग रेक्स ऑन प्रायोरिटी टू मूव द वीट की मूवमेंट के लिए प्रायोरिटी दी जाए। सिमिलरली रेलवेज, पोर्ट्स और जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं, इन सबको गेयर अप किया गया है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट किया जाए ना। यहाँ पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जो रोल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। स्पेशली अगर हम रशिया की कंट्रीब्यूशन देखें तो रशिया वीट के एक्सपोर्ट में इंटरनेशनली 18% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ अकेले रशिया का है। और अगर हम यहाँ पे रशिया और यूक्रेन दोनों का कंट्रीब्यूशन देखें, देन इट गोज़ टू 25.4%। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट रशिया और यूक्रेन एक्सपोर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज़ देखें जो कि वीट एक्सपोर्ट करते हैं, तो सबसे ऊपर आता है रशिया, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉलोड बाय कैनेडा, फ्रांस, and then Ukraine. These are the top 5 countries that have exported the highest dollar value worth of wheat. याद रखिए कि हम यहाँ पे उन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जिन्होंने वीट को एक्सपोर्ट किया है। We are talking about the countries who have exported the wheat. Egypt, however, Egypt is world's biggest importer of wheat, याद रखेंगे। टर्की इज़ ऑल्सो बिग स्पेंडर, टर्की भी रशिया यूक्रेन की जो वीट है उसे काफ़ी इम्पोर्ट करता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। एंड टोटल प्रोडक्शन में हमारा जो शेयर है दैट इज़ अराउंड 13.5%। टोटल वर्ल्ड में जितनी वीट प्रोड्यूस होती है उसमें इंडिया का जो शेयर है दैट इज़ अराउंड 13.5%। हाउएवर अगर हम इंडिया के वीट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो वीट एक्सपोर्ट करती है दैट इज़ ओनली लेस देन 1%। ये धीरे धीरे हमारा जो शेयर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, रशिया और मतलब जब हम बात कर रहे हैं 18%, सो दिस इज़ फॉर द एक्सपोर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट। और ये जो हमने यहाँ पे देखा है कि टॉप एक्सपोर्टर्स कौन हैं, तो इसमें रशिया, यूएस, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, दीज आर द टॉप एक्सपोर्टर्स। इंडिया हाउएवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट इट एक्सपोर्ट्स लेस देन 1% ऑफ द वीट टू द वर्ल्ड। नाउ यहाँ से कुछ वीट को लेकर जो पॉइंट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखेंगे कि जब भी हम वीट की बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल इन इंडिया आफ्टर राइस। पहले नंबर पे राइस आता है एंड राइस के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल इन इंडिया इज़ वीट। एंड इट इज़ द मेन फूड क्रॉप स्पेशली इन द नदर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। एंड एक चीज़ आप और याद रखेंगे दैट राबी वीट जो है वो एक राबी क्रॉप है। So because this is a rabi crop, so it requires cool growing season। जो growing season होता है उस टाइम पे ठंड होनी ज़रूरी है। So growing season के दौरान पे the temperature should be low, लेकिन जब ripening का टाइम आता है उस टाइम पे it needs a bright sunshine। So ripening अच्छी तब होगी when you have bright sunshine। तो ये दो conditions राबी crop की हैं, especially wheat की अगर हम बात करें, that it needs cool conditions when it is in the growing season and it needs bright sunshine at the time of ripening. And the success of entire green revolution is contributed to the growth of rabi crops, especially the wheat. And इसीलिए हमारा जो macro management mode of agriculture है
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, these are certain government initiatives which support wheat cultivation. wheat के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए, सोइंग टाइम के दौरान द टेम्परेचर शुड बी फ्रॉम 10 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड राइपनिंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे देयर शुड बी ब्राइट सनलाइट विद 21 to 26 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल की अगर हम बात करें सो इट शुड बी अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर्स. जो सॉइल टाइप होनी चाहिए, इट शुड बी वेल ड्रेन्ड, इट शुड बी अ वेल ड्रेन्ड सॉइल, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी एंड क्ले सॉइल. स्पेशली हमारा जो गंगा सतलुज प्लेन्स वाला एरिया है, यहाँ पे वीट काफ़ी अच्छी होती है. एंड जो ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन का, वहाँ पे भी वीट अच्छी होती है. देन कम्स द टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. सो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, these are certain top wheat producing states in India. So now let's see कि इस पूरे आर्टिकल में किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है. So as we know that right now wheat procurement is going on in the major states like Punjab as well, and this year the private purchase has been significantly higher than the last year. And the reason for this is the expectation of rise in export of wheat this year, and the expectation of fetching good price following the worldwide shortage of the grain, especially because of the Russia-Ukraine war. This is the key reason behind the rise in purchase of wheat by the private traders. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से रिलेटेड है. सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं. And these 5 permanent members are USA, China, Russia, France and Britain. And they have veto power. उनको veto power दी गई है. तो अब इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो 193 मेंबर्स हैं, उन्होंने बाय कंसेंसस इसे अडॉप्ट किया है कि अब से कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जिसके लिए 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनको अगर वो अपनी वीटो यूज़ करते हैं, सो नाउ दे हैव टू जस्टिफाई देयर यूज़ ऑफ वीटो. तो ये जो रिफॉर्म किया गया है, ये जो पुश जो रिफॉर्म को मिल रहा है, दिस इज़ वेरी ग्रेटली अपलॉडेड, बिकॉज स्पेशली जब से हम देख रहे हैं कि रशिया हैज़ इन्वेडेड यूक्रेन, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो वर्किंग थी और जो पावर की यहाँ पे काफ़ी बात हो रही थी. तो अब से जो वीटो होल्डर्स हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, now they have to justify their use of veto, and इससे एक हायर पॉलिटिकल प्राइस उनको पे करना पड़ेगा, and this measure is intended to make the same. So when they use veto basically to strike down any resolution in Security Council, so अब उन्होंने veto क्यों यूज़ की, उसे वहाँ पे justify करना पड़ेगा. Now it is unclear कि क्या जो permanent members हैं they will use their veto less or more, but they can propose the controversial text they know that their rivals will only veto to force them to justify their stand publicly. इसे पहले 2 साल पहले प्रपोज किया गया था in this measure which provides that General Assembly to be convened within 10 working days after a veto to hold a debate on the situation as which the veto was cast. So almost 100 countries they joined the Liechtenstein, and they co-sponsored this reform, including USA, Britain and France as well. These are the permanent members of Security Council. So इसको रशिया और चाइना ने स्पॉन्सर नहीं किया, USA, ब्रिटेन और फ्रांस ने स्पॉन्सर किया है. So this entire reform has been prompted by the Ukrainian invasion, and it's a big step towards that. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल चाइना और इंडिया की जो कोल पावर एक्सपेंशन है इससे रिलेटेड है. सो वी टॉक अबाउट चाइना. इन द ईयर 2021 the China-led global coal expansion was about 25,000 megawatts of new plant. And अगर यहाँ पे इंडिया की बात करें, so it was followed by India with 6,100 megawatts. And this is reported by the Global Energy Monitor. So Global Energy Monitor, it conducts an annual survey
of the coal power capacity under development or which are deployment. And worldwide जो coal plant capacity है जो कि under development रही है, that has declined to 13% last year. After 2015 के बाद 2020 में ये राइज हुई थी, एंड जो हमारी टोटल कोल पावर कैपेसिटी है जो कि अंडर डेवलपमेंट रहती है, दैट ऑल्सो स्लाइडेड लास्ट ईयर टू अ रिकॉर्ड ऑफ 457 गीगावाट्स. इससे पहले हमारी 525 गीगावाट्स थी. सो देयर आर 34 कंट्रीज विच आर मेलिंग देयर न्यू कोल प्लांट्स, डाउन फ्रॉम 41 कंट्रीज इन जनवरी. Last year 2021 में there were 41 countries and now there are 34 countries who are building new coal plants. And especially अगर हम यहाँ पे चाइना, साउथ कोरिया और जापान की बात करें, they have pledged to stop funding the new coal plants in other countries. But however, China has continued to lead globally in domestic development of new coal plants. तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, इसके अंदर वो सभी कोल प्लांट्स या फिर वो सारी कोल पावर कैपेसिटीज़ जो कि अंडर डेवलपमेंट हैं, जिनको डेवलप किया जा रहा है, उसे असेस करती हैं. सो ग्लोबली जो इसकी डेवलपमेंट है वो डिक्लाइन हुई है बाय 13%. लेकिन यहाँ पे चाइना की जो ग्लोबल कोल पावर एक्सपेंशन है वो काफ़ी बढ़ी है, और इंडिया की 61,000 मेगावाट्स रही है. 2021 में 41 कंट्रीज़ थे जिनके प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट चल रहे थे, एंड नाउ दिस हैज़ डिक्रीज टू 34. चाइना की ग्लोबली जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है न्यू कोल प्लांट्स की वो चल रही है, एंड दे आर कमिशनिंग मोर कोल कैपेसिटी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड. तो सबसे टॉप में यहाँ पे चाइना चल रहा है. सो इन ऑल दैट 45,000 megawatts of million watts of global coal power capacity, a little over half of which is from China. They were commissioned in 2021 and then there were some which was retired. तो जिससे ग्लोबली जो इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबल कोल फील्ड में, दैट वाज अराउंड 18,200. 2020 में जो नेट इंक्रीज़ हुआ था वो 11,500 का था, एंड अभी जो हमारे पास 2020 में जो रिलीज़ हुआ है, दैट इज़ 2021 में जो रिलीज़ हुआ है, दैट इज़ ऑफ 18,200 मेगावाट्स. इससे पहले भी हमारी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC ने ये कहा था दैट देयर वाज नो कार्बन बजट विच वाज लेफ्ट फॉर न्यू कोल प्लांट्स, and they added that the coal use that needed to fall by 75% by 2030. 2019 की लेवल्स के कंपैरिजन में बाय 2030 हमारा जो कोल यूज़ है उसे हमें 75% तक रिड्यूस करना होगा, ताकि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है इट स्टेज बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस. एंड ये जो हमारा गोल है, अगर हम इसे अचीव करते हैं, देन वी स्टे इन लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ डेली करंट एनालिसिस. आज के न्यूज़पेपर में कुछ यही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे. इन आर्टिकल्स को लेकर MCQ प्रैक्टिस आप कीजिएगा, दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.